हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के साधन, मीन्स एंड मेथड्स फॉर ऑब्जेक्टिविटी। इससे पिछली क्लास में हमने वस्तुनिष्ठता से संबंधित जो समस्याएं हमारे सामने आती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी और सामाजिक घटनाओं से संबंधित या सामाजिक अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में बहुत ही कठिनाई आती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना या ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त करना असंभव है। इसके लिए सबसे पहले जो आवश्यक है वो है कि अध्ययनकर्ता स्वयं पर या खुद पर नियंत्रण बनाए रखें और अपने को पूर्वाग्रह से दूर रखें और साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए वो अपना अध्ययन कार्य पूरा करें। और वर्तमान में हमारे पास ऐसी विधियाँ और ऐसे साधन विकसित हो चुके हैं, ऐसे साधनों का विकास किया जा चुका है जिनके आधार पर हम सामाजिक विज्ञानों में जो अध्ययन किए जाते हैं उनमें या सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में हम अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठता प्राप्त कर सकते हैं और उन अध्ययनों को हम अधिक से अधिक वैज्ञानिक बना सकते हैं। इनमें है सबसे पहला जो साधन है, विधि है, वो है प्रमाणित भाषा का प्रयोग। इसका मतलब यह है कि समाजशास्त्र में जैसे कि सामान्यतः बोलचाल के जो समाज में हम रोज़मर्रा के जीवन में जो बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हीं का अर्थ कई बार हम सामान्य अर्थों में उनको प्रयोग कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अध्ययन होगा हमारा उसमें निष्कर्षों में स्पष्टता का अभाव पाया जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें जो अध्ययन में जो प्रयुक्त शब्द है, जो अवधारणाएं हैं, जो भाषा है, वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि उनका एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाए, यानी कि सभी उनका एक ही अर्थ में प्रयोग करें या सभी स्थानों पर उनका समान अर्थों में प्रयोग किया जाए, यानी कि उनको ढंग से पहले परिभाषित किया जाए और अप्रमाणित भाषा का उपयोग नहीं किया जाए, यानी कि दैनिक बोलचाल के जो शब्द हैं उनका प्रयोग अध्ययन में नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जो स्टैंडर्ड जो शब्द है, जो कंसेप्ट है, उनको पहले अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए। उनकी जो शाब्दिक जो अर्थ है उनको सभी समान अर्थ में उनको प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आ सकेगी। अगला जो साधन है वो है प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का प्रयोग, यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। यानी कि जब हम अध्ययन करते हैं, हमारा अध्ययन क्षेत्र बड़ा होता है तो हम निदर्शन का उपयोग करते हैं और इस प्रकार के निदर्शन में जो इकाइयों का हम चयन करते हैं उन इकाइयों के चयन में किसी भी प्रकार के पक्षपात या अभिनति के आधार पर उनका चुनाव नहीं किया जाना चाहिए। और इसके लिए निदर्शन में देव निदर्शन यानी रैंडम सैम्पलिंग विधि के द्वारा इकाइयों का या सूचनादाताओं का चयन किया जाना चाहिए, जिसमें कि और इस विधि में पक्षपात या अभिनति के आने की संभावना कम हो जाती है। और जो इकाइयों का चयन किया जाए वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो हमारा यूनिवर्स है, समग्र है, उसकी विशेषताएं उन इकाइयों में होनी चाहिए, तभी उन इकाइयों के अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो पूरे यूनिवर्स पर, जो हमारा अध्ययन क्षेत्र है, उस पर लागू किए जा सकते हैं। अगला है प्रश्नावली और अनुसूची का
प्रयोग, यूज ऑफ क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। प्रश्नावली और अनुसूची में प्रश्न होते हैं, प्रश्नों की एक सूची होती है और इनमें जो शब्दावली होती है वो स्टैंडर्ड होती है, इनका प्रयोग किया जाता है और इनमें सूचनादाता प्रश्नों के समान अर्थ लगाते हैं और उनके द्वारा जो प्राप्त उत्तर होते हैं वो भी उनका भी हम सांख्यिकीय रूप से उनकी गणना कर सकते हैं। इसके प्रयोग के आधार पर जो अध्ययनकर्ता होता है उस पर नियंत्रण बना रहता है और वह मनमाने ढंग से प्रश्न नहीं पूछ पाता और इससे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। नेक्स्ट है उपकरणों का उपयोग, यानी किसी भी अनुसंधान में जो अध्ययनकर्ता होता है उसके विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों आदि का प्रभाव कम करने के लिए विभिन्न अध्ययन उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए और तथ्यों के संकलन में जैसे कि फोटोग्राफ, टेप रिकॉर्डर, वीडियो आदि का उपयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा तथ्यों के सारणीकरण यानी टेबुलेशन में और उनके विश्लेषण एनालिसिस में पंचिंग मशीन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर आदि का भी उपयोग किया जाता है। तो इन साधनों के प्रयोग से जो हमारे सबसे बड़ा लाभ होता है वो यह है कि अध्ययन में तथ्यों को हम मनमाने ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकते और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इससे अध्ययनकर्ता पर या अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण बना रहता है और अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आती है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक पद्धति का उपयोग, यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठता लाने के लिए प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग उचित रहता है और इस प्रकार इस पद्धति में हम दो समान समूहों का चुनाव करते हैं, यानी कि जब अध्ययन करते हैं तो हम दो ऐसे समूहों का सिलेक्शन करते हैं जिनकी विशेषताएं लगभग समान होती है या समान विशेषताएं जिनमें पाई जाती है, लगभग समान विशेषताएं पाई जाती है। इनमें से जो एक समूह होता है उसको नियंत्रित समूह और दूसरे समूह को प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है और नियंत्रित समूह में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं लाया जाता, बल्कि जो प्रयोगात्मक समूह है उसमें किसी एक कारक के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है और प्रयोगात्मक समूह में एक कारक के प्रभाव को देखा जाता है, यानी कि उस कारक से उस समूह में क्या प्रभाव पड़ा है, क्या परिवर्तन आया है। इसके बाद जो नियंत्रित समूह होता है और प्रयोगात्मक समूह दोनों की तुलना की जाती है और यदि तुलना के आधार पर प्रयोगात्मक समूह में कोई अंतर पाया जाता है तो इसका मतलब यह है कि ये जो परिवर्तन आया है वो जो विशिष्ट कारक है जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं उसके कारण ये परिवर्तन आया है और ये उस कारक का प्रभाव माना जाएगा। इस प्रकार सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने में प्रयोगात्मक पद्धति है वो काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। नेक्स्ट है सांख्यिकीय गणनाओं का उपयोग, यानी कि जो अनुसंधानकर्ता के द्वारा जो अध्ययन किए जाएंगे उनके निष्कर्षों को यदि हम सामान्य रूप से यानी सामान्य विवरण के रूप में उनको प्रस्तुत करेंगे तो अध्ययन में व्यक्तिनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी आ सकती है, क्योंकि इसमें जो अध्ययन करता होगा वो तथ्यों को अपने मनमाने ढंग से यानी अपनी इच्छा के अनुसार उनको प्रस्तुतिकरण उनका कर सकता है। इस कमी को दूर करने के लिए जो सांख्यिकीय गणनाएं हैं, स्टैटिस्टिक मेजरमेंट्स हैं, उनका प्रयोग किया जाता है और सांख्यिकीय प्रयोग के कारण उनकी जांच भी आसानी से की जा सकती है और इससे सांख्यिकीय प्रयोग के कारण जो हमारा अध्ययन होगा उसमें अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठता आती है।
नेक्स्ट है समूह अनुसंधान पद्धति का उपयोग, यूज ऑफ ग्रुप रिसर्च मेथड। सामाजिक अध्ययनों में व्यक्तिनिष्ठता या पक्षपात को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए जो सामूहिक अनुसंधान पद्धति का विशेष महत्व है और इस पद्धति का प्रयोग दो रूपों में किया जा सकता है। फर्स्ट है एक सामूहिक घटना का अध्ययन अलग अलग रूप में तथा अलग अलग समय में दो या दो से अधिक अनुसंधानकर्ताओं या अध्ययनकर्ताओं के द्वारा एक ही पद्धति को काम में लेते हुए किया जाता है और फिर सब अनुसंधानकर्ता मिलकर निष्कर्ष निकालते हैं। उन निष्कर्षों के आधार पर फिर उनका कंपाइल करके सही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सेकंड है इसमें एक ही अध्ययनकर्ता दो समान क्षेत्रों में एक ही घटना का अध्ययन समान पद्धति को काम में लेते हुए करता है, यानी कि इसमें एक ही अध्ययनकर्ता के द्वारा अध्ययन किया जाता है और फर्स्ट वाले में अलग अलग अध्ययनकर्ताओं के द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसमें सेकंड में एक ही अध्ययनकर्ता दो समान क्षेत्रों में एक ही घटना का समान अध्ययन पद्धति समान टेक्निक को काम में लेते हुए एक ही टेक्निक को काम में लेते हुए अध्ययन करता है और फिर वह जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के अध्ययन से उनकी तुलना करता है और यथार्थ स्थिति का पता लगाता है या सही निष्कर्ष निकालता है। तो इससे भी अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आने की अधिक संभावना रहती है। नेक्स्ट है अंतर्वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, यानी विभिन्न जो सामाजिक विज्ञान है या विभिन्न विज्ञान है विभिन्न विषय हैं उनके सहयोग के आधार पर अध्ययन किया जाता है, उसको अंतर्वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं। और समाज विज्ञानों में इस प्रकार के अध्ययन का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोई भी घटना होती है उसके लिए एक ही कारक उत्तरदायी नहीं होता, यानी कि एक ही घटना के पीछे बहुत सारे कारक उत्तरदायी होते हैं। तो इस कारण किसी भी घटना को तभी हम ढंग से समझ सकते हैं या उसके बारे में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जब तक कि हम किसी घटना या विषय या किसी समस्या का जो सभी कारक है उनका अध्ययन हम वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं कर लेते। तो ऐसे स्थिति में विभिन्न जो विषय है विभिन्न वैज्ञानिक विषय हैं विभिन्न अलग अलग विषय हैं उनके बीच धीरे धीरे सहयोग बढ़ता जा रहा है और आपस में जो उनकी पद्धतियाँ हैं जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं उनका विनिमय बढ़ता जा रहा है, एक्सचेंज बढ़ता जा रहा है। तो इससे सामाजिक घटनाओं के संबंध में अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ और यथार्थ जानकारी हमारे पास उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है आनुभविक पद्धतियों का उपयोग, यानी कि अध्ययन में आनुभविक पद्धतियाँ वे होती है जिनमें अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता स्वयं खुद अध्ययन क्षेत्र या फील्ड में जाकर डेटा कलेक्शन करता है और दूसरे रूप में एक अनुसंधान में अध्ययनकर्ता सूचनाओं का संकलन सेकेंडरी सोर्स द्वैतिक स्रोतों से भी कर सकता है, यानी कि जो पहले से ही किसी और के द्वारा जिनका कलेक्शन किया गया है। तो इस प्रकार के जो सेकेंडरी सोर्स होते हैं उनके आधार पर जो जानकारी प्राप्त करते हैं हम डेटा कलेक्शन करते हैं वो पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं होते। इसके लिए ज़रूरी है कि जो अध्ययनकर्ता स्वयं फील्ड में जाकर प्राइमरी डेटा कलेक्शन करें, खुद फील्ड में जाकर अवलोकन करें, सूचनादाताओं से मिलकर सूचनाओं का संकलन करें। इसके साथ ही जो फील्ड में यदि जो किसी समूह के द्वारा यानी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं पर कम से कम निर्भरता होनी चाहिए, यानी कि कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है एक टीम के द्वारा जो अध्ययन किया जाएगा उसके बजाय अध्ययनकर्ता को स्वयं
अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर डेटा कलेक्शन का कार्य करना चाहिए। तो इससे अध्ययन में अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठता आने की संभावना रहती है। अधिक से अधिक हमारा अध्ययन वस्तुनिष्ठ होगा, वैज्ञानिक होगा। तो आज हमने देखा कि सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के साधन कौन कौन से हैं। तो कोई भी अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता जब अध्ययन कार्य करता है, रिसर्च कार्य करता है, तो उसमें इन साधनों के उपयोग के द्वारा वह अपने अध्ययन को अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ बना सकता है। और उसका अध्ययन जितना अधिक वस्तुनिष्ठ होगा, जितनी अधिक उसमें वस्तुनिष्ठता आएगी, उसका अध्ययन उतना ही वैज्ञानिक होगा और जो निष्कर्ष निकलेंगे वो उतने ही यथार्थ और सही निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे।